वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। लेकिन आज कानून की बात होगी, कानून चर्चा होगी, कानूनी चर्चा करेंगे हम। ये टॉपिक हमारा रहेगा ये जो राइट है टू असेंबल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है और फंडामेंटल राइट आप कह सकते हो इसको। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 जो 1 है, जो रिलेट्स करता है फ्रीडम्स के रिलेटेड, राइट टू फ्रीडम्स और फ्रीडम बेसिस राइट है। लेकिन मैं आज कन्फाइन करूंगा जो आर्टिकल 19 की जो राइट है, तो इसका है जी राइट टू फ्रीडम। तो फ्रीडम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा। स्पीच भी है। तो मुझे आज कंसर्न है, जो आज मैं टॉपिक टच करने जा रहा हूं, है टू फ्रीडम ऑफ जे बी में है, आर्टिकल 19 बी। यह है टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। ये हमारा एक बात आ गई। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल के आगे आप आ जाओ, ये एक फंडामेंटल राइट है कि कोई भी जे असेंबल हो सकते हैं लोग, लेकिन लॉफुली। तो ये जो इसमें कोई रुकावट नहीं है, पीसएबली, पीसफुली एंड और विदाउट आर्म्स। आर्म्स नहीं होना चाहिए। आर्म्स मीन वेपन्स नहीं होने चाहिए, किसी किस्म का भी वेपन। स्टिक हो सकती है, फायर आर्म हो सकता है। तो वो ऐसे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19 1B आपको एक राइट देता है कि आप असेंबल हो सकते हैं, राइट है, और असेंबल लेकिन पीसएबली और विदाउट आर्म्स। तो ये एक प्रक्रिया है। तो आगे हम एक असेंबल हुए लोग, तो आगे वो जो पहले एक लोग असेंबल हुए, तो हम उनको कहेंगे लॉफुल असेंबली। तो लॉफुल असेंबली फिर जब अनलॉफुल हो जाती है, तो अनलॉफुल असेंबली कैसे हो जाती है ये भी एक बताएंगे। और उसमें हम दो चीजें आज टच करेंगे। इसमें ये जो राइट है, जो फ्रीडम है असेंबल होने की विदाउट आर्म्स और पीसएबली, इसके साथ ही जो एक लोग इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, तो उसमें हम बीएनएसएस को भी टच करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये जो लॉफुल असेंबली और यहां पे अनलॉफुल असेंबली आप कैसे रेफर करेंगे। ये आपको कहां मिलेगा? बीएनएस में। जब असेंबली अनलॉफुल हो जाती है, जब वो फ्रीडम ऑफ जो उसको दिया गया है, राइट दिया है फ्रीडम ऑफ टू असेंबल, तो वो जब एक्सीड कर जाती है, जहां लॉ वायलेशन हो जाती है, ये जो इस दायरे में नहीं रहती है, नहीं वो पीसफुल रहती है और ना ही वो विदाउट आर्म्स रहती है। और फिर आर्म्स इर्द गिर्द से जहां अदरवाइज आर्म्ड होती है, पहले ही प्री जो पहले ही तैयारी से आई है, वो भी एक बात होती है। और स्टार्ट से ही अनलॉफुल है और कई जगह आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स अनलॉफुल। तो फिर अनलॉफुल की डेफिनेशन आपको कहां से मिलेगी? जे बीएनएस से, भारतीय न्याय संहिता, जो एक टाइम पे इंडियन पीनल कोड की थी। तो मैं अब पहले ये बताऊंगा कि जो असेंबली अगर लॉफुल नहीं रहती, जो पीसफुल नहीं रहती, और जहां आर्म विदाउट आर्म्स नहीं रहती, तो जब अनलॉफुल बन जाती है, तो वो भारतीय न्याय संहिता की जो रेलेवेंट सेक्शन है, ये आपको मिल जाएगी। तो उसमें आप जे भारतीय न्याय संहिता में हमारे जिस सेक्शन में आपको बताऊंगा, ये चैप्टर 11 है। पहले कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो अर्लियर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में थी, तो अब वो रिपील हो चुका है 1973 का। अब बीएनएसएस इन फोर्स हो चुकी है 1 जुलाई जो 2024 को। तो ये इसकी रेलेवेंट चैप्टर कौन सा है?
चैप्टर 11 है। और इसमें इसका हेडिंग क्या है इस चैप्टर का? ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी। ये मतलब एक किस्म का ये जब असेंबली अनलॉफुल हो जाती तो वो फिर उसको एक पनिशेबल ऑफेंस बन जाती है। जो भी उसके मेंबर होंगे वो भी एक कितने होना चाहिए, तो ये ऑफेंस डिफाइन कर दिया है अनलॉफुल असेंबली। व्हाट डू यू मीन? तो अनलॉफुल असेंबली डिफाइंड भी की गई है और उसकी पनिशमेंट भी प्रोवाइडेड है। डिफरेंट टाइप की जो अनलॉफुल असेंबली हो जाती है, तो हम डिटेल आते हैं पहले। तो पहले सबसे है कि अनलॉफुल, व्हाट डू यू मीन बाय अनलॉफुल असेंबली? ये 189 है। एनी असेंबली, एन असेंबली of 5 or more persons is designated an unlawful assembly। ये जो आर्टिकल, जो प्रोटेक्शन थी, जो फ्रीडम थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एज ए फंडामेंटल राइट, वो जहां खत्म होने जा रही है और एक ऑफेंस के रूप ले रही है। तो एन अनलॉफुल कब हम डेजिग्नेट करेंगे, उसको कब रेफर करेंगे? इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट of the person composing that assembly is, क्या है उस असेंबली का, क्या मोटिव है, क्या वो चाहती है, क्या, क्यों, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? ये लफ्ज कॉमन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है कि सभी लोगों का, जो भी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं, उनका एक ही ऑब्जेक्ट है, कॉमन है। पहला है ए, टू ओवर आई बाई क्रिमिनल फोर्स or show of criminal force the central government or any state government or parliament or legislature of any state or any public servant in exercise of lawful power of public servant। और जे कहा गया एक to assist the execution of any law or of any legal process। और तो इसमें power to prevent it and in event of its taking place do not use जी आ जाएगा। जी आपका सेकंड है टू असिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस और टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस, कोई भी। तो ये और भी चीजें हैं। ये अनलॉफुल, जब असेंबली आप इसको डिक्लेयर करेंगे, जहां ये कहेंगे कि ये अनलॉफुल असेंबली है, तो ये काफी इसमें है, डेफिनेशन है, आगे सी है, डी है, ई है। तो ये दर्शक आप पढ़ जाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा ये एपिसोड। हाँ, एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कोई असेंबली शुरुआत में लॉफुल है, कोई इसके पास जो लोग इकट्ठे हुए हैं, मेंबर हैं जो उसके, वो उनका पीसफुल रहे और उनके पास कोई आर्म भी नहीं है। लेकिन आफ्टरवर्ड्स कुछ शरारती तत्व मिसचीफ करने वाले हैं और जो इसमें रेफर किए हैं, जो तो उनको अडॉप्ट करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्लियामेंट या दूसरे तीसरे जो भी इसमें रेफर हैं, वो शक्ल ले लेते हैं। तो आप तो फिर वो उसको असेंबली को आप क्या कहोगे? अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। वो कैसे है? एन असेंबली विच वाज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट असेंबल्ड। शुरुआत में तो राइट भी है असेंबल होने का, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल राइट है। मे सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। ये नहीं है कि एक आप शुरुआत में ही अगर होगी तो तब ही ऑफेंस बनेगा, तो आफ्टरवर्ड्स भी अनलॉफुल अगर बनती है तो वो भी इस 189 के दायरे में आएगी, डेफिनेशन में आएगी, एम्बिट में आएगी और अकॉर्डिंगली जो भी उसका पनिशमेंट होगी वो उसको, ये डिफरेंट काइंड्स की असेंबली है तो डिफरेंट काइंड्स के ऑफेंसेस हैं। तो अगर वेपन के साथ हैं, अगर कोई फायर आर्म है,
तो एक जो अनलॉफुल असेंबली है इसकी एक है 5 and more than 5%, जे नॉट बिलो लेस देन, ये जो असेंबली अनलॉफुल बनेगी तो जब इसकी डेफिनेशन है जे 5 और मोर पर्सन, स्टार्ट से मैंने कहा एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड। तो अगर 3 का ग्रुप होगा, 4 का होगा, तो 5 और 5 से ज्यादा, तो अब वो कोई असेंबली इकट्ठे होते हैं और किसी तरीके से स्टार्ट में लॉफुल है और आफ्टरवर्ड्स अनलॉफुल है। फिर देखिए ये आ गया, मैंने एक ऑफेंस बन गया ये बीएनएस में भारतीय न्याय। अब इसको क्या है, एक असेंबली स्टार्ट में लोग इकट्ठे हुए, पीसफुल थे, अनआर्म्ड थे, लेकिन आफ्टरवर्ड्स आर्म भी आ गए उनके पास समहाउ, और वो पीसफुल भी ना रहे, दंगा फसाद करने लगे, हम राइटिंग कहते हैं उनको। तो वो उसमें जे रिजॉर्ट टू जे किसी को धमकाने लगे, पथराव करने लगे, कोई भी जो 189 की बीएनएस पे आ जाएगी डेफिनेशन, तो अकॉर्डिंग उसकी पनिशमेंट भी है, वो बाद में वो तो आ गया एक ऑफेंस है, लेकिन उसको अनलॉफुल असेंबली होगी तो फिर ऑब्वियसली फिर आपको रिस्टोर करना है जो बंदोबस्त है, क्या है वो लॉ एंड ऑर्डर है, और उसको जो असेंबली अनलॉफुल है उसको पीसफुल करना है ताकि वो कोई ऑफेंस ना करे, पब्लिक जो ट्रंक्विलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, उसको डिस्टर्ब ना करे। तो उसमें किन किन का रोल आता है, जो अब वो हम आएंगे बीएनएस की जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो मैं उसी पे आऊंगा फिर मैं। और क्या है चैप्टर ये 11, ये चैप्टर 11 है बीएनएसएस का, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पहले था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में। तो इसमें क्या है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। तो इसका ए पार्ट है अनलॉफुल असेंबली, जैसे हमने वहां पे अनलॉफुल असेंबली, जे अब अनलॉफुल असेंबली है तो किसमें, जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 19(1)(b) है, उसमें असेंबली की बात होती है। तो असेंबली ऑब्वियसली अगर किसी ने को फंडामेंटल राइट है तो पीसफुली होना चाहिए, वो लॉफुल असेंबली। लेकिन जो बीएनएसएम में बात की जो एक ऑफेंस बनता है वो अनलॉफुल असेंबली, और किन हालात में है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो डिटेल यू विल फाइंड इन जो 189 में जो हमने पढ़ा अभी। तो लेकिन अब इसको जी जो बीएनएसएम में हम जाएंगे तो क्या एक्सरसाइज होगी, जो अनलॉफुल असेंबली है उसको कैसे डील किया जाएगा और कौन लोग हैं उसको डील करने के लिए। तो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, ये अनार्की नहीं होगा, फसाद करेंगे तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, दोबारा पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, और ट्रैंक्विलिटी है, अनरेस्ट होगी। उस अनलॉफुल जो असेंबली के जो मेंबर थे दे रिजॉर्टेड टू मिसचीफ्स, उन्होंने फायर आर्म्स उनके पास हैं, स्टिक्स हैं, और भी जो किस्म का जो उन्होंने पथराव शुरू कर दिया है, और ओवरराई के आने जाने वाले लोगों को, और जो पब्लिक ऑफिसर बंदोबस्त में लगे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, उनको भी धमकाना शुरू कर दिया, जैसे अब 189 में आपने डेफिनेशन पाया। तो फिर क्या है, कौन कौन लोग हैं जो ऑफिसर्स हैं जो इस असेंबली को, पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करेंगे, रिवाइव करेंगे, और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को कैसे डील करेंगे, जी हाँ चैप्टर 11 में यूल फाइंड। और सेक्शन जो है वो है 148, 149, 150, 151, ये जो रेलेवेंट 4 सेक्शन है, तो हम इनको डील देखेंगे कि इनमें क्या क्या है। तो डिस्पर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स, असेंबली जो जिसका रेफरेंस संविधान में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट 2 किस्म के हैं, यू विल फाइंड जो बीएनएसएस में, एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है और एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो डिस्चार्ज उनको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहते हैं, और
ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। ये कौन कौन से जो लोग हैं जो डिस्पर्स कर सकते हैं किसी असेंबली को, किस सिचुएशन में, आगे हम पढ़ेंगे। और इन एब्सेंस ऑफ सच ऑफिसर इन चार्ज, अगर ऑफिसर इन चार्ज पुलिस स्टेशन अवेलेबल नहीं है तो उसकी जुरिस्डिक्शन में दंगा हो रहा है, तो एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर का रैंक होना चाहिए, क्योंकि उसने डायरेक्शन देनी है, तो उसने एक्सरसाइज करनी है अपनी पावर जुरिस्डिक्शन डिस्पर्स करने के लिए जो अनलॉफुल असेंबली हो गई है। आगे हम पढ़ेंगे। मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली, कमांड देनी है, डायरेक्शन देनी है, पहले क्या करेगा, देखिए क्या है, स्टार्ट क्या है, और एनी असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, जैसे हमने जो सेक्शन 189 ऑफ जो बीएनएस में है, भारतीय न्याय संहिता में पढ़ा, लाइकली टू कॉज ए डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक पीस, तो असेंबल लोग हैं और ये इन लोगों को अंदेशा हो जाता है, ये इनको लगता है कि वाकई ही कोई पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर का रैंक है, तो जा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, जा मैजिस्ट्रेट रैंक के ऑफिसर है, इनको कोई अंदेशा है, इंफॉर्मेशन, या देखते हैं एक्टिविटी जो मेंबर्स वहां पे हैं, जो अनलॉफुल असेंबली है, कि ये पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेंगे, पब्लिक ट्रंक्विलिटी को डिस्टर्ब करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर इनको ये कमांड देंगे। क्या कमांड देंगे? टू डिस्पर्स, तो उन्होंने कहेंगे असेंबली कि आप बिखर जाओ, कोई भी चार, और वो आपने देखा होगा जो माइक में जा ऐसे ही कमांड करता है, जब अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई जे असेंबली जो लोग आप लोग इकट्ठे हो गए, ये अनलॉफुल हो गई है और आप तितर बितर हो जाओ, जहां से डिस्पर्स हो जाओ, एंड इट शैल देयर अपॉन बी ड्यूटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ सच असेंबली टू डिस्पर्स अकॉर्डिंगली, तो फिर ड्यूटी बन जाती है, दे आर लीगली, जो भी मेंबर्स हैं लीगली बाउंड टू डिस्पर्स, वो वहां से हट जाएंगे, वहां पे नहीं, और जो अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी पब्लिक ट्रंक्विलिटी के खिलाफ, पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ, पब्लिक पीस के खिलाफ अगर कोई वो कर रहे हैं, इंडल्ज हैं, तो उसको उन्होंने इमीडिएट छोड़ना, क्योंकि इसके बाद ये जो असेंबली है अनलॉफुल होने वाली, जब उन्होंने कमांड दे दी, और कमांड के बाद फिर ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। जो 189 जो भी आगे है, तो किस किस्म की असेंबली है, आर्म्ड है, क्या है, वो आगे है, क्या क्या है वो आगे उनमें, तो फिर ये एक बात आ गई। फिर उसके बाद क्या है कि फिर उनको हटना पड़ेगा वहां से, इफ वहां से उस जगह से इधर उधर होना पड़ेगा, जो भी मेंबर होंगे वहां पे, तो फिर उसके बाद जो सेकंड पार्ट क्या है, सबसेक्शन 2 क्या है, इफ अपॉन बीइंग सो कमांड, अगर कमांड देने के बावजूद भी एनी सच असेंबली डज नॉट डिस्पर्स, नहीं होती है, मेंबर नहीं जाते हैं, नहीं हटते हैं वहां से, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांड इट कंडक्ट्स इटसेल्फ इन सच ए मैनर, उससे पहले मैंने कहा अगर कमांड नहीं देने के लिए इसमें है, और इफ विदाउट बीइंग सो कमांड इट कंडक्ट्स इन वेरी बिगनिंग से ही पथराव चल रहा था, इटसेल्फ इन सच ए मैनर एज टू शो डिटर्मिनेशन नॉट टू डिस्पर्स, और लगता है कि भाई कमांड देने के बावजूद भी, जब कमांड देने की यहाँ पे, क्योंकि ये आगे ही रिजल्ट है, कमांड अगर देंगे तब भी ये नहीं मानेंगे, तो एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 1, जो सब इंस्पेक्टर रैंक की बात की, ऑफिसर इंचार्ज की बात की, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मे प्रोसीड टू डिस्पर्स सच असेंबली बाय फोर्स, देन यूज ऑफ फोर्स, तो फिर फोर्स यूज करना पड़ेगी।
and may require the assistance of any person not being an officer or member of armed forces and acting as such for the purpose of dispersing such assembly and, if necessary, arresting and confining the persons who form part of it in order to disperse such assembly or that may be punished accordingly. उसके बाद क्या, कमांड हो गई, यूज ऑफ फोर्स करनी है तो नेचुरली एक ऑफिसर इंचार्ज क्या करेगा अकेला, उसकी तो असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अकेला क्या करेगा, सब इंस्पेक्टर रैंक एक अकेला क्या करेगा, वो कमांड दे सकता है, वो हेड कर सकता है और उसने असिस्टेंट लेनी है। कौन सी लोग हैं, जो भी लोग वहां पे अवेलेबल हैं, जो पुलिस फोर्स होगी उसकी मदद लेंगे। तो अगर ये असिस्टेंस लेनी है तो फिर क्या करेंगे, तो उनको जो है फिर उसके बाद जो भी अरेस्ट डिटेंशन अरेस्ट है और उसके बाद उनकी एफआईआर दर्ज होगी, जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस है हमने पढ़े 189 ऑनवर्ड्स जिस किस्म की असेंबली ने है, तो वो एक पनिशेबल, क्योंकि जो मेन पर्पस जो है वो रिजॉल्ट करना है, तो अगर कोई ऑफेंस करता है तो अकॉर्डिंगली वो वैसा होगा। तो 149 ये एक और सिचुएशन आई है, ये कब वो एक्सरसाइज, कई बार डिफरेंट लोग डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो तो फिर डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है डिस्पर्स करने के लिए असेंबली को और लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए। तो ये क्या है, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली, वहां पे यूज आर्म्ड फोर्सेस का नहीं, जो 148 में है वो जो आपकी पुलिस जो जो वो जो लोकल पुलिस है उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आर्म्ड फोर्सेस की बात जाते हैं, इफ एनी असेंबली रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 148 कैन नॉट अदरवाइज बी डिस्पर्स्ड, जैसे वो 148 के जो एक्सरसाइज की लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से नहीं हटे, वो कम्बैट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं और रिजॉर्ट टू और रेजिस्टेंस में है, टकराव में है, फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्पर्स तो करनी है, लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करना है, फिर क्या करना है, एंड इट नेसेसरी फॉर द पब्लिक सिक्योरिटी के लिए नहीं तो जान माल की हानि होगी, प्रॉपर्टी वो जो डैमेज कर देंगे, जब किसी की लाइफ भी ले सकते हैं, इंजरी भी कॉज कर सकते हैं और उसकी पब्लिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी है इनको डिस्पर्स करना, यूज ऑफ फोर्स करना और फिर आर्म्ड फोर्सेस की मदद लेंगे। कौन लेगा, एंड इट शुड बी डिस्पर्स्ड, तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यहां आ गया और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट एसडीएम साहब आ जाएंगे, ऑथराइज्ड बाय हिम हु इज प्रेजेंट, तो अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद हैं न तो जिसको वो अथॉरिटी देंगे एसडीएम को देंगे या किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, मे कॉज इट टू बी डिस्पर्स्ड बाय द आर्म्ड फोर्सेस। फिर क्या है, फिर कमांड देंगे ये लोग डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एसडीएम जो भी एग्जीक्यूटिव साइड से हैं, तो किसको देंगे, जो आर्म्ड फोर्सेस, तो उनके आप कह सकते हो मदद लेंगे, असिस्टेंस लेंगे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर आर्म्स हैं, रिटेलिएशन में जो एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो सच मैजिस्ट्रेट मे रिक्वायर एनी ऑफिसर इन कमांड ऑफ एनी ग्रुप ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो आप लेंगे जिनके पास वेपन्स हैं, जो भी फायर आर्म्स हैं उनके पास जो भी है, टू डिस्पर्स द असेंबली विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अंडर द कमांड एंड टू रेस्ट एंड कंटिन्यू सच कन्फाइन सच पर्सन, वही है, रेस्ट करो, कन्फाइन करो, डिफाइन करो, उनको रेस्ट करो, कन्फाइन करेंगे ताकि बंदों को वहां से हटाना है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट
as the executive magistrate may direct, or as it may be necessary to arrest and confine in order to disperse the assembly or to have them punished according to law. वो तो subsequent है ना, जो भी उन्होंने जुर्म किया वो जब जो FIR होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी पार्ट उनका होगा तो अकॉर्डिंगली वो पंच होंगे। फिलहाल जो है उनको कन्फाइन डिटेन करना पड़ेगा और वहां से हटाना पड़ेगा, अरेस्ट करना पड़ेगा। जे एवरी सच ऑफिसर armed forces shall obey such requisition in such a manner as he thinks fit। तो वहां के जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं जो कमांड कर रहे हैं किसी एक अपने जो लोग नीचे हैं उसके जो कंटिजेंट है, तो वो कमांड तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने दी है और वो उसको फॉलो करनी है, लेकिन उसको भी सोचना है कि इसको कैसे करनी। बट इन सो डूइंग ही शैल यूज एज लिटिल फोर्स, लिटिल वर्ड है, प्रोपोर्शनेट कर रही है। ये नहीं है कि उधर से पथराव आ रहा तो आप गोली चलाओगे, ऐसा नहीं। रिजनेबल फोर्स है एंड डू एज लिटिल इंजरी टू द पर्सन एंड प्रॉपर्टी, जितनी कम हो, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए कि इंजरी का ना हो प्रॉपर्टी की, क्योंकि अगर पथराव होगा या कोई और होगा जहां तो प्रॉपर्टी का डैमेज होगा, जहां कोई इंजरी काज होगी, कोई डेथ होगी, एज मे बी कंसिस्टेंट विद डिस्पर्सिंग द असेंबली एंड अरेस्टिंग एंड डिटेनिंग। लेकिन इतनी फोर्स यूज करना पड़ेगी जितनी जरूरत है, क्योंकि कंसिस्टेंस तो रहना है, आपको तो कार्रवाई करनी पड़ेगी और कार्रवाई करते हुए प्रोपोर्शनेट फोर्स को आपको यूज करना पड़ेगा, तो उतनी आप कर सकते हो। जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कमांड में जो खुद है हेड और जो उसके साथ है ऑफिसर है किसी आर्म फोर्स की, जो उसके पास ग्रुप है तो उनको हेड कर रहा है, तो उसको ही कंट्रोल और उसको कितनी फोर्स करनी है। तो फिर तो ये एक आ गया आर्म फोर्सेस का चूज। पहले तो ऊपर था पुलिस और जो मजिस्ट्रेट की कमांड और पुलिस जो वहां पे अवेलेबल थे उनकी असिस्टेंट लेनी, तो 149 में आर्म फोर्स की बात। अब हम आते हैं ये 150 की क्या सिचुएशन है, तो ये देखते हैं। पावर ऑफ सर्टन आर्म्ड फोर्स ऑफिसर्स टू डिस्पर्स एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं है, डीएम नहीं है, एसडीएम नहीं है, तो फिर क्या है? when the public security is manifestly endangered by any such assembly। तो ऐसा है, आपको लगता है कि जहां पे बहुत खतरनाक सिचुएशन बनी और जो ये उस असेंबली ने कर दी है, एंड नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन बी कम्युनिकेटेड विद एनी कमीशन और गस्टेड ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो सिचुएशन क्या है? तो जब आर्म्ड फोर्स को ही डायरेक्ट जो डील करने वाली है सिचुएशन, जो उनका कमीशन ऑफिसर है, जहां उनका कोई गस्टेड ऑफिसर है जो आर्म्ड फोर्सेस का है, तो उसको वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, किसके साथ नहीं हो रहा है, उसका जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी लेवल का है यार की, लेकिन उनसे नहीं है, तो फिर कौन सीधा ही जो फोर्स यूज करेगा जो रिटेलिएशन में, तो वो कमीशन ऑफिसर है या गस्टेड ऑफिसर रैंक का ऑफिसर क्या करेगा? मे अरेस्ट एंड कन्फाइन एनी पर्सन। जो एक्सरसाइज उसने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की कमांड में करनी थी वो खुद वो ये एक्सरसाइज करेगा, जो लेकिन गस्टेड रैंक का कमीशन ऑफिसर करेगा और फोर्स यूज करेगा और उनको अरेस्ट करेगा, कन्फाइन करेगा। मेन पर्पस क्या है? डिस्पर्स करनी है असेंबली और लॉ एंड ऑर्डर, पीस रिस्टोर करनी है, ट्रैंक्विलिटी रिस्टोर करनी है, वापस करनी है। एनी पर्सन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इट मीन assembly unlawful in order to disperse such assembly
or that they may be punished according to law. ये तो बात की बात है. But if while he is acting under this section, it becomes practical for him to communicate with an executive magistrate, he shall do so. तो लेकिन पहले जो भी फोर्स है फिर भी कोशिश करने देना है कि वो कम्युनिकेट करे, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के नोटिस में लाए भी ऐसी सिचुएशन है हम तो हम अपने लेवल पे कर रहे हैं, तो उसके दौरान भी उसको ये जो एक्सरसाइज है कि उसको एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के कांटेक्ट कम्युनिकेशन उसको करना है. He shall do and shall there henceforth and thence forward obey the instruction of the magistrate. अगर कांटेक्ट हो जाता है तो फिर वो आगे जो एक्सरसाइज करेगा वो मैजिस्ट्रेट की डायरेक्शन के मुताबिक करेगा, ओबे करेगा. किसके ऑर्डर? मैजिस्ट्रेट के. कम्युनिकेशन हो जाता है. जब तक नहीं हो तो वो इमीडिएट इंटरवीन करेगा, यूज ऑफ फोर्स करेगा. जो भी कमीशन ऑफिसर होगा वहां पे जो उसके साथ जो उनके ग्रुप होगा, साथी होंगे, उनकी असिस्टेंस लेगा. as to whether he shall or shall not continue such actions. तो फिर आगे हमारा तो ये जो एक्सरसाइज है ये 3 लोगों ने की, पुलिस ऑफिसर ने, आर्म्ड फोर्सेस ने, और जहां तो ये भी आर्म्ड फोर्स भी आ गई, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी आ गया. जो मैजिस्ट्रेट है तो इनको प्रोटेक्शन है 151, प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन for acts done under section 148, 149 जो हमने ऊपर पढ़े हैं, 150. No prosecution against any person for any act जो इन्होंने एक्ट किया है while exercising their power, jurisdiction 148, 149 और 150 जो भी ऑफिसर्स लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दी गई है, लेकिन गुड फेथ होना चाहिए. अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनी एक्ट purporting टू बी डन, जो 3 सेक्शंस हैं, shall be instituted in any criminal court except, कोई जे कोर्ट केस नहीं हो सकता, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की है उनके खिलाफ, जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है या आर्म फोर्सेस के जो भी लोग हैं. तो विद द क्या अगर करनी होगी एक्सेप्ट, उसको क्या करना पड़ेगा? जनरली तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई इनके खिलाफ कहीं तो फिर क्या करना? विद द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, वेयर सच पावर सच पर्सन इज एन ऑफिसर और मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने पड़ेगी अगर कोई प्रोसिक्यूशन करनी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करनी है. जो 3 जो एक्सरसाइज की है जुरिस्डिक्शन 148, 149 और 150 में, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के विदाउट सैंक्शन, विदाउट परमिशन कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉ इन लोगों के खिलाफ नहीं हो सकती आर्म्ड फोर्सेस के. अगर वो आर्म्ड फोर्स का सेंट्रल गवर्नमेंट लेनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी है सैंक्शन विद द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन एनी अदर केस. तो अगर कोई मैजिस्ट्रेट है तो दूसरा जहां पुलिस ऑफिसर है, लोकल पुलिस है, स्टेट पुलिस का है, तो फिर वो स्टेट गवर्नमेंट वो से सैंक्शन परमिशन लेके ही प्रोसिक्यूशन हो सकती है, जब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है. तो आगे क्या है? ये पैरा 2 है, जो सबसेक्शन 2 है. नो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एक्टिंग अंडर एनी ऑफ सेड सेक्शन इन गुड फेथ. लेकिन गुड फेथ की बात आई. No person doing any act in good faith in compliance with the requisition under section 148 or 149 जो सेक्शंस हैं 149, तो इन लोगों को प्रोटेक्शन है, लेकिन इनका जो केस है वो गुड फेथ में जो एक्सरसाइज की हो, वो जरूरत हो और गुड फेथ में की हो. नो ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एक्टिंग अंडर सेक्शन 150 इन गुड फेथ. तो ये सभी का है कि जो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, पुलिस ऑफिसर है, जहाँ आर्म्ड फोर्स का, लेकिन एक प्री रिक्विजिट है कि जो भी उन्होंने एक्सरसाइज किया है, किसी की कमांड मानी है, जहाँ
खुद इंटरवीन किया है, यूज ऑफ फोर्स की है, डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, और जो भी अनलॉफुल असेंबली है उसको डिस्पर्स करने में, जहां आगे जो उनको रोकने के लिए ताकि कोई ऑफेंस ना करें, तो जो आगजनी ना करें, तो जहां कोई प्रॉपर्टी किसी को जो अनलॉफुल असेंबली के कॉमन ऑब्जेक्ट है उसको रोकना कैसे है, तो लॉ एंड ऑर्डर रिवाइव करना है, पीसफुल पीस रिवाइव करनी है, पब्लिक ट्रांक्विलिटी जो है उसको रिस्टोर करना है। तो नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डूइंग एनी एक्ट इन ओबीडियंस इन ऑर्डर विच ही वाज बाउंड टू अवे। एक और बात है, कमांडिंग ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्सेस है, तो अपने जो सबऑर्डिनेट को कोई डायरेक्शन देता है तो उसको अगर कंप्लाइंस किया गुड फेथ में तो वो भी ऑफेंस नहीं बनेगा, ऑब्वियसली वो नहीं बनेगा। वो एक ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी जो भी किया है तो ही इज सपोज टू अवे द ऑर्डर ऑफ हिज, जो भी उसका सीनियर है, शैल बी डीम टू हैव हियर बाई कमिटेड एन ऑफेंस। तो अगर ये सिचुएशन नहीं होगी फिर वो दूसरी सिचुएशन में आएगा। In this section and in the preceding sections of this chapter, the expression armed forces mean the army, naval, air force, जो तीन हमारी forces हैं, operating as land forces and includes any other armed forces of the union are operating. ये definition armed forces की दे दी। तो officer in relation to armed forces में पर्सन, वो ऊपर बात आई है, कमीशन, गस्टेड और इन पे एज एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस एंड इंक्लूड्स द जूनियर कमीशन ऑफिसर, ए ब्रंट ऑफिसर, ए पैटी ऑफिसर, ए नॉन कमीशन एंड ए नॉन गस्टेड ऑफिसर। ये थोड़ी सी डेफिनेशन जो है, जो ऑफिसर रेफर किया गया है तो उसमें उसको थोड़ा ब्रॉड किया गया है। तो मेंबर इन रिलेशन टू आर्म्ड फोर्सेस मीन a person in armed forces other than an officer, जो नीचे उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वो लोग हैं लेकिन ऑफिसर को, तो ये इसमें ऑफिसर कोई भी डेफिनेशन दी, कौन लोग हैं जो ऑफिसर की डेफिनेशन में आते हैं, और जो ऑफिसर नहीं है तो वो अदरवाइज जो सबऑर्डिनेट हैं उनको भी डिफाइन किया गया है। तो ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज आप देखते हो दंगे होते हैं, जो असेंबली जो आपको एक प्रोटेक्शन है कि असेंबल आप हो सकते हो और फ्रीडम है, जो आर्टिकल 19(1)(b) आपको ये एक राइट देता है असेंबल होने का, लेकिन असेंबल कैसा है, पीसफुल और विदाउट एनी हार्म। तो उसके बाद अगर तो ये असेंबली रहती है तो नो ऑफेंस, कोई जरूरत नहीं है, डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जहां प्रोसेशन निकालते हैं तो कोई रुकावट नहीं है, राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अगर कुछ जे फिर अनलॉफुल असेंबली जो डिफाइन किया है 189 में वो रूप ले लेती है, वो कोई कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका, अनलॉफुल असेंबली वो रिजॉर्ट टू जो पब्लिक ट्रांक्विलिटी को खबर करी है, पब्लिक पीस को है, तो फिर जो BNSS में हमने ये 4 सेक्शंस पढ़े जो रेलेवेंट है, 148, 149 और 150, ये 3 आपको पावर्स देती है, और उसके साथ ही 151 है। तो जो डेफिनेशन भी है, तो ये 4 सेक्शन में आपको जो एक कैसे डिस्पर्स करना है, कौन लोग हैं डिस्पर्स कर सकते हैं इनको, क्या क्या सिचुएशन में, कि हर एक का है, पहले पुलिस भी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, आर्म्ड फोर्सेस भी है, तो फिर उनकी डेफिनेशन भी है, कौन आर्म फोर्स में आता है और कौन जो ऑफिसर्स हैं उनका है, और कौन से लोग हैं जो सबऑर्डिनेट हैं, ये सारा जो है, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये अक्सर जो आपने देखा होगा जो दंगे फसाद होते हैं, जहाँ असेंबली अनलॉफुल होती है, तो इस किस्म की सिचुएशन बनती है, तो फिर इंटरवेंशन आती है, क्योंकि पब्लिक ट्रांक्विलिटी तो चाहिए एक समाज में, रूल ऑफ लॉ तो चाहिए, तो पब्लिक पीस चाहिए, पब्लिक ऑर्डर चाहिए, तो फिर 6 सारी एक्सरसाइज BNSS में
जो रेलेवेंट सेक्शन है इसमें एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और जो आर्म्ड फोर्सेस के जो कमीशन ऑफिसर है, गजेटेड ऑफिसर है, उसकी जो कमांड में इंडिपेंडेंट भी हो सकता है और फिर वो रिजॉर्ट कर सकते हैं सिचुएशन ऐसी बनती है। तो मुझे लगता है ये काफी आज के लिए, तो मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।